और लगातार आज तक पर जंग के 12वें दिन भी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर महाखबरें जारी, लेकिन आज 12वें दिन कई बड़ी खबरें सामने आई हैं और ये खबरें कई मायनों में लगे। एक तरफ सेंसेक्स का लुढ़कना, कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत के दौर से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आती है कि तीसरे दौर की बातचीत से पहले रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये फैसला दुनिया के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि कीव में आज आपको बता दें कि रूस की फौज की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है। न सिर्फ कीव में बल्कि और भी 3 ऐसे बड़े वहां के इलाके हैं, बड़े वहां पर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर यह ऐलान किया गया है। तो 3 कीव के अलावा और शहर हैं जहां पर युद्ध विराम का ऐलान किया गया है और ये इस लिहाज से और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि देखिए खार्किव, मारियोपोल और सुमी। अब मारियोपोल और सुमी की आप बात करेंगे तो ये वो इलाका था जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र थे और बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर फंसे हुए थे। लेकिन गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये कहा जा रहा है कि 4 बड़े शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। आज बातचीत का दौर भी जारी है, भारत भी दोनों देशों से बातचीत करने वाला है। जंग के 12वें दिन कितनी राहत वाली खबर यह हो जाती है? ये बहुत बड़ी खबर है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आज तक पर यह खबर बता रहे हैं यहां राजधानी कीव से कि खार्किव में, सूमी में, अभी मारियोपोल में और कीव में सीज फायर का ऐलान रूस ने किया है। बड़ी खबर है और सूमी में लगभग 700 भारतीय बच्चे फंसे हैं, उनको लेने के लिए बसें पास के एक इलाके में है। अब उम्मीद यही जैसे ही रूस के इस ऐलान के बाद यहां पर कार्यान्वयन होगा तो उन बच्चों को निकालने में बहुत मदद मिलेगी और उम्मीद यही है क्योंकि भारतीय दूतावास के अधिकारी हमको ये बता रहे थे कि पिछले 2 दिन से वो इस काम में लगे हुए हैं। उम्मीद उनको यही है कि इन बच्चों को सुरक्षित निकाल के बेलगोरोड बॉर्डर अगर ले जाया जा सकेगा यानी रूस के अंदर वहां ले जाएंगे, नहीं तो कीव ले आएंगे। अब अगर कई घंटों तक ये सीज फायर रहेगा इस पूरे क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी न केवल भारतीयों के लिए बल्कि यहां के लोगों के लिए और विदेशी जो यहां पर ट्रैप्ड हैं उनके लिए। और जरूरी रसद सामग्री यानी दवाइयां, इन सब शहरों में दवाइयों की बहुत कमी है, खाने की कमी हो गई है, पीने के पानी की कमी हो गई है, कुछ गैस पाइपलाइंस है जो टूट गई हैं उनको रेस्टोर नहीं किया जा सकता। कीव गैस ने कहा कि वो नहीं सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन रूस की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद बहुत उम्मीद जागी है कि कुछ धुरी पर लाने में जीवन को प्रयास को सफलता मिल पाएगी। यहां पर शुभांकर, एक और बड़ी खबर जो ये है, अब से थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं इसी बात को लेकर एक बार बड़ी खबर दर्शकों को बता दें क्योंकि ये जो जानकारी आप दे रहे हैं इसी को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरा अगला सवाल यही होगा। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी गौरव दे रहे थे एक बार दर्शकों को बता दें कि बड़ी जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेलेंस्की से और पुतिन से दोनों से बातचीत करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। दोपहर 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बातचीत करेंगे। अब कड़ियां अगर आप जोड़ेंगे तो कई सारे संकेत जो इन कड़ियों से आपको मिलते जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद जेलेंस्की से उनकी बातचीत है, इससे पहले 2 दौर की बातचीत जो है पुतिन से हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की से बातचीत के बाद वो पुतिन से बात करेंगे। गौरव सावंत के पास चलते हैं जिन्होंने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। गौरव, क्या ये केवल एक इत्तेफाक है कि 2 दौर की बातचीत रूस से, उसके बाद जेलेंस्की और फिर यहां पर रशिया से बातचीत और उसी बीच में सीज फायर का ऐलान, या इन कड़ियों को जोड़कर बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत भी है कि हां एक कोशिश हो रही है भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश की तरफ से? यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन की जनता, यहां तक कि गवर्नर ओलेक्सी से जिनसे हमने बात की, ओलेक्सी कुलेबा से, उन्होंने भी यही कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और भारत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि युद्ध विराम हो, ताकि शांति बहाल हो, ये उन्होंने कहा। और ये बात यूक्रेन में लगभग ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय यहां रहते हैं। ये भी कह रहे हैं यहां के लोग कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के किसी और नेता की उतने सुने ना सुने, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अवश्य सुनते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बड़े तरीके से युद्ध विराम के लिए यहां पर अपील करने की आवश्यकता है, शांति बहाली की आवश्यकता है ताकि युद्ध रुके, न केवल भारतीय बच्चों के यहां सुरक्षित निकलने के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र में शांति के लिए। और यह पहल फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भी कर चुके हैं। वो बार बार रूस के राष्ट्रपति से संपर्क में है, यहां
यहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से संपर्क में है। इसके अलावा आपको याद होगा कि रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट वो यहां पर आए और ये बड़ा यहां पर मतलब रूस आए और रूस में उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यूक्रेन में बातचीत की। फिर उन्होंने जर्मनी जाकर चांसलर शोल्ज से बातचीत की। पूरी दुनिया इस समय ये कोशिश कर रही है। देखिए, अमेरिका ने तो एक अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने एक धुरी पकड़ ली है, नेटो देशों ने एक धुरी पकड़ ली है, लेकिन यहां पर भारत जैसे देशों की, भारत और इजराइल जैसे देशों की या फ्रांस जैसे देशों की बहुत अहम भूमिका है। अगर वो मध्यस्थता किसी तरह से करा के शांति बहाली का प्रयास करें, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति भी इसके लिए संभवतः मानेंगे और यहां के राष्ट्रपति तो लगातार दुनिया से हस्तक्षेप की मांग कर ही रहे हैं। बात इस अब लिहाज देखना से ये होगा कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहले बन रहा है, कितनी जल्दी ये सफल होगा। जी बिल्कुल सही बात है और ये कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहे हैं। लेकिन विशंबर दयाल सर हमारे साथ स्टूडियो में गौरव हैं और वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। विशंबर सर। जय हिंद गौरव, मेरा सवाल है, देखिए आपने खार्किव के गवर्नर से भी बातचीत की जिन्होंने कहा कि मैं अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में ही रन कर रहा हूं। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पहली बार खार्किव से ऐसी पॉजिटिव न्यूज दी, वो बहुत ही मैं समझता हूं दूर तक गई है बात। और रशियन जो हैं वो सिर्फ आउटस्कर्ट्स पर हैं, अभी तक अंदर ऐसी मारामारी नहीं है और शहर खुला भी है साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ से, जैसा अंदेशा था, थोड़ा साउथ वेस्ट बल्कि की तरफ से। तो फिर और पश्चिमी जो जहां दूसरा बड़ा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सुमी में मैं मान सकता हूं कि युद्ध चल रहा है। जब खार्किव में 2-3 दिन से युद्ध नहीं चल रहा, वहां के गवर्नर वो यूक्रेनियन हैं और चला रहे हैं और रशिया हमारे आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी खबर का मुझे जानकारी दी गई है। लुहांस्क में आपको बता दें, रूस यूक्रेनी जवानों में जबरदस्त भिड़ंत जो है वो देखने को मिली है। तो एक तरफ कुछ शहर ऐसे हैं जहां सीजफायर का ऐलान किया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी शहर जो हैं वहां पर हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रूसी यहां बताया जा रहा है कि डिपो में हमला हुआ है और वहां पर अभी भी जबरदस्त भिड़ंत जो है दोनों तरफ चल रही है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। तो मारियोपोल, सुमी, खार्किव और कीव में एक तरफ जहां सीजफायर का ऐलान किया गया है ताकि भारत और दुनिया के बाकी देशों के जो लोग वहां पर हैं वो वहां से एक सेफ पैसेज के जरिए बाहर निकल जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर लें। इधर दूसरी तरफ लुहांस्क में तेल डिपो में भीषण आग लग गई है और दोनों तरफ से यहां पर तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। गौरव, ये सवाल अपने आप में अहम हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट जगह है उसको लेकर रूस हमला भी कर रहा है, एक मैसेजिंग दे रहा है कि देखिए ये हश्र बाकी जगहों का भी हो सकता है, खासतौर पर कीव का, और पैरेलली बातचीत का रास्ता जो है वो भी खुला रखा गया है। तो ये स्ट्रेटजी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहां तेल डिपो में आग लगाने की। मेरा सवाल अधूरा रह गया भैया, उससे जो लुहांस्क में इस समय ऑपरेशंस चल रहे हैं वो यूक्रेन का दावा है कि वो पलटवार कर रहा है और इस युद्ध को रूस के इलाके में या रूस समर्थित इलाकों में लेकर जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने लुहांस्क और डोनेत्स्क को 2 अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। यूक्रेन का यह दावा है कि अब वो इस क्षेत्र में एक ऑफेंसिव ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और रूस ने यह कहा है कि इस तेल डिपो में आग यूक्रेन ने लगाई है ताकि जो रशिया की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है ईस्ट में डॉनबास के रीजन में उस पर असर पड़ सके। मारियोपोल में जो सीज फायर है या जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उसकी मांग यहां के गवर्नर पिछले 4 दिन से कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि 4 लाख लोगों के पास ना पीने को पानी है, ना खाने को अनाज है और ना दवाइयां हैं, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। 4 लाख लोग जो लोग एक तरह से युद्ध बंधक हैं। सुमी में भारत की दृष्टि से अगर देखें तो भारत की दृष्टि से सबसे संवेदनशील इस समय सुमी और खार्किव का इलाका है, क्योंकि यहां पर भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी दूतावास में एक अधिकारी से बात हुई जो बता रहे थे कि बसें उनकी तैयार हैं, कुछ और बसों की उन्होंने मांग की है। फिर एक बात जो रूस के एक जनरल ने कही थी कि 130 बसें वो भी दे देंगे और दे रहे हैं ताकि बच्चों को वहां से निकाला जा सके, विदेशियों को निकाला जा सके। तो कुछ पॉकेट्स में अगर इस तरह का हो भी रहा है, लेकिन जैसे जनरल विशंबर दयाल बता रहे थे, जनरल दयाल कल रात को एक बड़ा मिसाइल अटैक खार्किव के एयरफील्ड के पास हुआ है और कर्सन में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है मिसाइल से भी और विमानों से भी। तो रूस की तरफ से कुछ एरियाज में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और कुछ एरियाज में ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो आईसीआरसी की निगरानी में वहां से लोगों को निकालने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर यूक्रेन में। वो प्रयास भी किया जा रहा है ताकि विदेशी जो निकलना चाहे अहमियत रखती हैं। ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर
तो लुहांस्क में 12वें दिन भीषण जंग जो हो रही है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर तेल डिपो में आग लगाई गई है। जो जानकारी गौरव दे रहे थे कि यहां पर यूक्रेन की तरफ से ये आग लगाई गई है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया है और ये तस्वीर भी अपने आप में अहमियत रखती है। तो आज तक पर सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तेल डिपो में यहां पर ये आग जो लगी है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 शहरों में सीजफायर का ऐलान है, लेकिन यहां पर जो स्थिति है वो आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर लगातार लगाया जा रहा है। एक दूसरे पर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप यहां पर हमला कर रहे हैं। इस बार यह आरोप जो है, जैसा गौरव बता रहे थे, यूक्रेन पर रशिया ने लगाया है कि इस तेल डिपो को निशाना जो है वो यहां पर बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो आज तक पर सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें जो रह रहकर आ रही हैं ये अपने आप में कई ज्यादा अहमियत रखती हैं। इन तस्वीरों को लेकर आप पीके श्रीवास्तव सर लगातार हम लोग कई घंटों से चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ गौरव के पास में चलाता हूं एक बार, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सर गौरव, ये तस्वीर इस वक्त आ चुकी है, आज तक पर सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब अगर इस जगह की बात की जाए लुहांस्क की, यहां पर यह हमला कितना बड़ा हो सकता है और इसके मायने क्या हैं तीसरे दौर की बातचीत से पहले भी, क्योंकि बार बार कई एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि जेलेंस्की खास तौर पर वो अपने रवैये में बदलाव नहीं कर रहे हैं, उनका अप्रोच जो है वो बातचीत वाला नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही तरफ से बहुत ही अभी भी कड़े लोगों ने अपने स्टैंड्स बनाए हुए हैं, चाहे हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बात करें या राष्ट्रपति पुतिन की बात करें। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये तो अब मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है और इसीलिए यूक्रेन लड़ता रहेगा। यहां तक कि जब वो अमेरिका के सांसदों को संबोधित कर रहे थे जूम कॉल द्वारा, तो उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः ये आखिरी बार आप मुझे जीवित देख रहे हैं। जिस तरह से मेरे ऊपर बार बार जानलेवा हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, जो साजिशें हो रही हैं, और लुहांस्क की जो लड़ाई है वो इस समय यह दिखाती है, यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि हम डिफेंसिव ऑपरेशंस नहीं लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को दुश्मन के इलाके में ले जाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और हम दुश्मन को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में यहां दावा किया गया कि लुहांस्क के क्षेत्र में उन्होंने 3 शहरों को अपने कब्जे में ले लिया, जो शहर 2014 से रूस के पास थे, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के मुताबिक अब इतना फैल गई है कि वो एक कुछ अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को बचाने में सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन ये दावे और आरोप और प्रत्यारोप और दावे और काउंटर क्लेम्स के रूप में ही इसको अभी हम देख सकते हैं, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में जमीनी स्थिति सुदूर पूर्व में क्या है ये यहां कीव में केवल दावे ही है, पहली बात। दूसरी बात, रूस की तरफ से बड़े हवाई हमले हुए हैं कुछ एयरफील्ड्स पर, क्योंकि आज ये कहा गया कि अमेरिका ने हरी झंडी दे दी और या मंजूरी दे दी है कि लड़ाकू विमान पोलैंड दे सकता है यहां को यूक्रेन को। लेकिन वो लड़ाकू विमान शुभांकर आएंगे कहां, लैंड कहां होंगे, हथियार कहां से आएगा, ईंधन कहां से आएगा, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी भी यूक्रेन तलाश रहा है, जब वो और लड़ाकू विमानों की और सर्फेस टू एयर बैटरीज और अब मानव रहित लड़ाकू विमान की मांग भी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ड्रोन से, यूकैफ से, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स अगर उसे जल्दी मिल जाते हैं उससे वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है रूस की सेना को, जो बहुत द्रुत गति से अब आगे बढ़ रही है उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा से। गौरव, एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। एक वॉयलेंट वाली तस्वीर आई थी और उसके बाद ये देखिए, ये बर्बादी की तस्वीर हम पहले दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें जो हैं ये तबाही की हैं। कभी खूबसूरत शहर हुआ करते थे, जिंदगियां यहां गुलजार हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ काले धुएं गुबार है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लुहांस्क जिसका जिक्र यहां पर गौरव कर रहे थे, वहां पर रूस और यूक्रेनी जवानों में भिड़ंत भी देखने को मिल रही है। ये बर्बादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये यहां पर तेल डिपो में भीषण आग भी लगी है। तेल डिपो में यहां पर धमाका होता है, इसके बाद भीषण आग लग जाती है। चारों तरफ यहां पर तबाही की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच में एक उम्मीद की किरण जो है वो आज तीसरे दौर की बातचीत भी है और ये भी इससे महत्वपूर्ण होता है कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर लुहांस्क में एक जबरदस्त धमाका होता है। गौरव, ये बर्बादी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज सुबह एक तस्वीर आई, एक लड़की वहां पर वायलिन बजा रही थी और उसको लेकर हम सभी के मन में सवाल यह है कि क्या जंग के 12वें दिन जब तीसरे दौर की बातचीत होती है, क्या कोई शांति की धुन जो है वो वहां से हमको सुनाई पड़ सकती है? क्योंकि दुनिया चाह रही है, आप फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, इजराइल का जिक्र कर रहे हैं, भारत का जिक्र कर रहे हैं, हम सभी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम सब पर भी इसका असर हो रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद आज पालना सही है?
मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि अब इतने जवान दोनों तरफ से शहीद हो चुके हैं, इतना नुकसान दोनों देशों को हो चुका है। अब ये जंग बेनतीजा नहीं रह सकती, एक ना एक नतीजा तो आना ही है। चाहे वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तख्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, या फिर उनकी सेना का डीमिलिटराइजेशन हो, जो अभी लगता नहीं, जिस तरह के हथियार उनके पास अभी भी हैं, वो कुछ समय और लड़ भी सकते हैं। अगर और हथियार आ गए तो ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, और इसीलिए रूस बार बार चेतावनी दे रहा है नेटो देशों को कि अगर आप सैन्य मदद करेंगे तो हम इसे मानेंगे कि आप हमारे से इस तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं, और ये एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति के लिए भी अब यह प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। अगर रूस इतनी बड़ी महाशक्ति है तो क्या वो अपने से कई गुना छोटे देश और मिलिटरीली बहुत कमजोर देश को 12 दिन में भी कंट्रोल नहीं कर पाया? ये जो बातचीत हो रही है एक तरह का टेम्पररी ट्रूस का प्रयास है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बन सके, लोगों की मदद हो सके, या फिर मिडिल ग्राउंड जो बहुत कठिन लग रहा है उसकी तरफ अगर कोई दिशा में आगे बढ़े तो टाला जा सकता है इनएविटेबल को, या जो होना है उसको कुछ और समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन बेनतीजा रहना बहुत कठिन है। आपकी बात सुनकर मुझे फिर वो बात याद आ रही जो सवाल सुबह भी मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि बार बार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ऐसे ही छोटे छोटे विषयों शुरू हुई थी, छोटी छोटी लड़ाइयां थी जो बाद में तब्दील हो गई। और अगर आप भी ये बात कह रहे हैं कि यहां पर लड़ाइयां प्रतिष्ठा की बन गई है, मैसेजिंग की बन गई है, तो क्या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मुंह बाय बैठा हुआ है? दुनिया के लिए खतरा तो बहुत बड़ा है, और खतरा हम सब देख रहे हैं, क्योंकि अब जो कुछ भी होता है दुनिया के किसी एक छोर में उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय गांव है अब दुनिया। आप ये देखिए ना कि तेल के भाव हर जगह बढ़ रहे हैं, इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो हर तरह से ये नुकसान अब दुनिया झेल रही है। हालांकि चीन बस बाहें फैलाए इसलिए खड़ा है क्योंकि चीन को ऐसा लग रहा है कि अब फायदा उसी का होगा अगर दबाव चीन पर नहीं पड़ा, और वो दबाव चीन पर पड़ता दिख नहीं रहा है इस तरह से, क्योंकि अगर चीन रूस की मदद करता है तो चीन और रूस एक साथ आकर इसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं, एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस को बीट कर सकते हैं। लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, और इसीलिए डिप्लोमेटिकली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइट रोप वॉक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे, और जब वो बात करेंगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के, भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रूस और चीन की मित्रता बढ़े, क्योंकि इससे हमारे लिए खतरा लद्दाख में और उत्तर में, पूर्व में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है गौरव, और चीन को हम सभी जानते हैं कि वो भी एक विस्तारवादी देश है, और बिल्कुल बिल्कुल करना उसी का हिस्सा है। बिल्कुल गौरव, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, तमाम महत्वपूर्ण एंगल दिए, जिस चर्चा में हम आगे उन पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आप लगातार यूं ही बहादुरी भरी रिपोर्ट्स जो हमें भेजते रहिए, आज तक के दर्शक लगातार आपको देख सुन रहे हैं। लेकिन विशंबर दयाल सर, चीन कितनी ज्यादा अहमियत यहां पर रखता है, क्योंकि चीन अब तक गायब है, और अगर 2014 के भी सैंक्शंस की बात की जाए तो चीन के साथ रशिया का व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में भारत की चिंता, जो बात गौरव कह रहे थे, वो लाजमी है, और भारत की मध्यस्थता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, मैं तो गौरव से एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था कि जब खारकीव से पॉसिबिलिटी है, जब वहां एक साइड खुली है, तो वहां से स्टूडेंट क्यों नहीं निकल पा रहे? उसका कोई ना कोई, क्या यूक्रेनियन चाबी नहीं दे रहे या रशियन चाबी नहीं दे रहे? लेकिन वो बात अधूरी रह गई और हम चीन पर आ गए हैं। देखिए, चीन का मुद्दा बड़ा स्पष्ट सा है। चीन इस पूरे के पूरे खेल में एक पीछे से खेल खेल रहा है, जो कि इकोनॉमिक खेल है। चीन जानता है कि दुनिया की इकोनॉमी कोविड के बाद, कोविड के दौर में बिल्कुल हिली हुई है। चीन जानता है कि अमेरिका जो है वो इसीलिए गया है अफगानिस्तान से, क्योंकि वो अपना अपनी डोमेस्टिक हालात हैं, उनकी इकोनॉमी है, जो पोस्ट कोविड जो उनका हाल है, उसको सुधार ले। तो चीन तो चाहता है ये लंबी लड़ाई लड़े, और चीन के अगर दुनिया में आज 140 बैरल डॉलर का बैरल पर पहुंच गया, बैरल डॉलर पर पहुंच गया, $140 पर पहुंच गया क्रूड बैरल, तो चीन इसमें कहीं ना कहीं चीन ने तो अपने रिजर्व रखे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट पाइपलाइन है। चीन ने रशिया से पहले एक एनुअल कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस पाइपलाइन का, जिससे चीन की इकोनॉमी पर इतना नहीं असर पड़ेगा, यूरोपियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, ईयू पे असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो इस बात को सबसे ज्यादा समझते हैं
कि इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पर तो असर पड़ेगा, लेकिन दुनिया भी नहीं झेल पाएगी। और लंबा युद्ध करने में पहले हमें ऐसे लग रहा था जैसे उनको नुकसान है, जब ईयू इंटरफेयर ही नहीं कर रहा, जब नाटो लड़ाई के लिए कोई ट्रूप्स ही नहीं भेज रहा, जब अमेरिकन बूट्स ग्राउंड पर आने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जितना लंबा खिंचेगा हाहाकार यूक्रेन में मचेगी। हाहाकार, रशिया की पॉपुलेशन में तो अभी हाहाकार नहीं मची ना, खाना है, पीना है, सब कुछ है। रशियन शहरों को देखो, सब कुछ वैसे ही चल रहा जैसे चल रहा था। तो ये जब हाहाकार ईयू में मचेगी, जब गैस और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाई होंगे, इन्फ्लेशन होगी, तो अगले 15-20 दिन में चारों तरफ से लोग कहेंगे शांति कीजिए, और इसका जेलेंस्की पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और पीके श्रीवास्तव सर, यही सवाल मेरा आपसे कि आज हम युद्ध के 12वें दिन हैं, रशिया ने अब तक क्या हासिल किया इस युद्ध से? क्योंकि रशिया यहां पर आया, अपनी संप्रभुता की बात करते हुए दुनिया भर में विरोध हो रहा है, अलग अलग तरह से एनालिसिस हो रहा है। 12वें दिन अगर आपका एनालिसिस हमें सुनना हो कि रशिया ने क्या खोया, क्या पाया, या किस स्थिति में वो है, तो जरा समझाइए दर्शकों को कि रशिया किसे समझना बहुत। शुभांकर, एक बात समझने की जरूरत है कि जहां जहां रशिया का या रूस का प्रभुत्व था, वो 4 शहरों में जहां वो ऑफेंसिव उनका था, वहां उन्होंने सीज फायर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शांति वार्ता का भी दिन है। उन्होंने एक मैसेजिंग की, ग्लोबल मैसेजिंग की कि जहां जहां हम हैं, लेकिन जो लुहांस्क और जो डोनेट्स्क का 2 इलाके हैं, वहां पर यूक्रेनियन ऑफेंसिव है, तो वहां पर किसी तरह की कोई शांति नहीं आ रही है। यहां पर मैं जोड़ूंगा जेलेंस्की के बयान से, वो बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको नो फ्लाई जोन बनाइए, आप हमें और हथियार दीजिए। वो मर्सनरीज से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप आके हमारी लड़ाई लड़िए। तो वो एक तरीके से उसमें लड़ाई को लंबा करने के उसमें फिराक में हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि इस लड़ाई से रूस का क्या फायदा हुआ। रूस ने नाटो में यूक्रेन के सम्मिलित होने को अब एक रेड लाइन मान के वो चले थे। अगर ये हो जाता है तो उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट होगी। तो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेजा है यूएस को भी, नाटो को भी और बाकी देशों को भी कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में उनके इस आक्रमण को देखते हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशन वो कह रहे हैं, तो आपको लगेगा ये मैसेज चला गया है। लेकिन सर, पूरे संसार को जो बात कह रहे हैं इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करूंगा। 30 में से तकरीबन 22-23 देश ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की है। तो क्या वो जो नेटो में शामिल होने की बात थी उससे वो दूर हट रही होगी? ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप खुद कह रहे हैं, जेलेंस्की के बयान से बार बार कह रहे हैं कि आइए लड़िए हमारे लिए, नो फ्लाई जोन घोषित कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अभी तक जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी सहायता करेंगे लेकिन मिलिटरली इंटरवीन नहीं करेंगे। और आपको इसको देखना पड़ेगा, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। मिलिट्री ऑपरेशन में अगर आप देखें, एक तरफ रूस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ संयम भी दिखा रहा है। हम सब ये मानते हैं कि रूस ने अपनी वायु शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं किया है, और रूस ने अभी तक जो संयम बरता है वो ये बरता है कि हम ये जो नागरिक हैं और जो जन संसाधन है, इनको ज्यादा कम से कम क्षति पहुंचे। आपने अभी दिखाया एक वीडियो कि उसमें एक जो एयरपोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय किया। उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है क्योंकि इसको आपको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में कि पोलैंड से जो फाइटर जेट्स देने की एक तरह से प्रपोजल चला था। कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जिसमें सीज फायर से लेकर अलग अलग निशानों पर गोलीबारी की बात है। लेकिन युद्ध के 12वें दिन रूस के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं, और जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि एक तरफ शांति की बात चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो लुहांस्क में आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर तेल डिपो में आग लगा दी गई है। मिकोलीव में रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले की बात भी निकलकर सामने आ रही है। उधर सीज फायर से पहले कीव में भी रूस की तरफ से गोलीबारी की गई थी। तो बातचीत, शांति वार्ता, मानवीय कॉरिडोर और उसके साथ साथ ये हमले, ये 12वें दिन की प्रमुख कहानियां हैं जिनको समझना, जानना जरूरी है और इनको लेकर एनालिसिस करना भी जरूरी है। विशंबर दयाल सर, जिन 3 बातों का हमने जिक्र किया, मानवीय कॉरिडोर, बातचीत का दौर और तीसरी तरफ ये बर्बादी की तस्वीरें, 12वें दिन युद्ध की कहानी क्या कह रही है? देखिए, एक बात स्पष्ट है, ये युद्ध जो है ये माइंड्स का है, पॉलिटिकल माइंड। कब जेलेंस्की पर जो रूस के प्रेसिडेंट है उनके माइंड का कब प्रभाव होगा? बातचीत से प्रभाव नहीं हुआ तो लड़ाई हुई। अब लड़ाई से कब प्रभाव होगा? लड़ाई से प्रभाव होगा या साइकोलॉजिकल पड़ेगा प्रभाव? वो कब प्रभाव पड़ेगा? एक तो वो फैक्टर है। मिलिट्री लीडरशिप टू मिलिट्री लीडरशिप, कब रशियन मिलिट्री लीडरशिप उनके माइंड पर हावी होगी, जहां यूक्रेनियन मिलिट्री लीडरशिप को लगेगा कि अब हम हताहत हैं, अब हम नहीं
इसको डिफेंड कर सकते। और एक पब्लिक माइंड, कब पब्लिक माइंड ये रशिया का जो अब तक जो यूक्रेनियन है उनका माइंड टोटली ये है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तब इस माइंड पर एक ऐसा असर पड़ेगा। लेकिन जो ये तस्वीरें सर हम दिखा रहे हैं, देखिए मैं इसी पे आता हूँ। देखिए ये वो है पोर्शन। रशिया ने अब तक, अब एक चीज स्पष्ट है जो हम जगह जगह सुन रहे हैं कि बहुत सेलेक्टिव अपनी जो है मसल फ्लेक्सिंग की है, मसल अप्लाई नहीं की है। मतलब कि जगह जगह पे उनका जो आप बर्बादी देख रहे हैं, ये बड़ी सेलेक्टिव स्ट्रेटेजिक टारगेट पे, स्ट्रेटेजिक जगहों पे फायरिंग है, ना कि पब्लिक की। देखिए बिजली नहीं काटी किसी शहर में उन्होंने किसी शहर का पानी बंद नहीं किया, किसी शहर का गैस बंद नहीं किया, उन्होंने नहीं बंद किया ना। अगर कहीं कोई गैस पाइपलाइन डैमेज है तो वो कोलेटरल डैमेज में डैमेज है, कहीं सिविलियंस पर ऐसी भारी बमबारी नहीं हुई, रेड नहीं हुए। और अब तो ये साफ आ रहा है कि कहीं ज्यादा ऐसे घुसे भी नहीं है। उसका सीज फायर 4 शहरों पर, कौन कौन से वो शहर हैं उसके बारे में भी आपको बता दें। अजोव सागर के तट पर मारियोपोल स्थित है और यहां पर रूसी सेना के घेराबंदी की वजह से बिजली, खाने पीने की सामग्री का, भोजन का संकट खड़ा हो गया था और करीब लाखों की संख्या में यहां पर लोग फंसे हुए थे। दूसरी अगर बात की जाए, खार्किव वो शहर है जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का है, जहां पर हमने देखा किस तरह से तबाही मची। रूसी हमले लगातार खार्किव पर हो रहे थे, लेकिन अब यहां पर भी युद्ध विराम पर बात बन गई है। सुमी भी एक वो ऐसा शहर है जहां पर लगातार हमले रूस द्वारा किए जा रहे थे और साथ ही कीव जो कि राजधानी है, जिसके कब्जे को लेकर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब रूस का सीज फायर इन 4 शहरों में, जो कि एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हम कहेंगे। लगातार 12वें दिन आज युद्ध जारी है, दोनों ओर से भीषण हमले जारी थे, भीषण संग्राम हम देख रहे थे। किस तरह से मजबूती के साथ प्रतिरोध यूक्रेन भी करता हुआ नजर आ रहा था, किस तरह से दावे किए जा रहे थे कि रूस को भी यूक्रेन नुकसान पहुंचा पा रहा है। इस बीच ये बहुत बड़ा अपडेट है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं और इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो 4 शहर है जहां पर रूस का सीज फायर हो रहा है। कीव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल। तो आज 12वें दिन ये स्थिति बनी है और साथ ही आपको बता दें आज तीसरे दौर की बातचीत भी होनी है। सबकी निगाहें इसी बातचीत पर टिकी हुई हैं कि क्या युद्ध विराम को लेकर कोई नतीजा सामने आ सकता है, क्योंकि शर्तों के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही आपको बातचीत से क्या बात बनेगी, इससे जुड़े भी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। आपको याद होगा पहले दौर की बातचीत 28 फरवरी को हुई थी, जो कि बेनतीजा रही। उसके बाद दूसरे दौर की बातचीत हुई थी 3 मार्च को और इस दौर की बातचीत में केवल एक ही बात पर सहमति बनी थी, वो ये कि सुरक्षित कॉरिडोर दिया जाएगा, आम नागरिकों की निकासी के लिए एक कॉरिडोर दिया जाएगा। तीसरे दौर की बातचीत आज होनी है, तो क्या युद्ध विराम होगा, क्या ये युद्ध खत्म होगा? इसी को लेकर सभी की नजरें आज की बातचीत पर टिकी हुई है। युद्ध विराम को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा आज की इस बातचीत में संभव है। शुभांकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि क्या इस बातचीत से कुछ निकल कर आएगा। 28 फरवरी 3 मार्च। शुक्रिया मल्लिका आपका तमाम जानकारी के लिए। आज तीसरे दौर की बातचीत है, उससे पहले मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो भी दिखाई गई हैं। ये एक राहत वाले संकेत है, लेकिन क्या कुछ निकलेगा? लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको और बता दें, जेलेंस्की की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और रूसी हमले और इस बातचीत के बीच में एक और अहम खबर आई है जो इस माहौल को लेकर निर्णायक हो सकती है। खबर यह है कि एक बार फिर पश्चिमी देशों से जेलेंस्की की तरफ से मदद मांगी गई है। यानी जेलेंस्की का जो रवैया है वो लगातार वही है जो पहले दिन से आपको नजर आ रहा है। जेलेंस्की की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि रूस के खिलाफ अभी और ज्यादा सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। आपने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस नाकाफी हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, चाहे नो फ्लाई जोन की बात कर ली जाए या और अलग अलग तरीकों से रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाए, कुल मिलाकर बातचीत के दौर में जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो क्या पीके श्रीवास्तव सर ये खबरें निराश करती हैं? क्योंकि एक तरफ मानवीय संवेदनाएं नजर आ रही हैं, 4 बड़े शहरों में सीजफायर का ऐलान हुआ है, तीसरे दौर की बातचीत है, मध्यस्थता भारत कर रहा है, लेकिन उसके बीच में जेलेंस्की का ये बयान, ये जो उनका अप्रोच है, क्या ये युद्ध विराम के लिए एक सही संकेत नहीं है? बिल्कुल सही संकेत नहीं है। आप देखिए, जब जब इस युद्ध के दौरान रूस की तरफ से कोई नरमी दिखाई गई, किसी तरह की मैसेजिंग की गई, सीज फायर का ऐलान किया गया, जेलेंस्की ने उसी वक्त उसी दिन एक युद्ध को बढ़ाने वाली बातों पर ध्यान ज्यादा दिया। ये बयान बहुत ही, आप जब शांति वार्ता की ओर बढ़ते हैं तो आपको माहौल बनाना पड़ता है। जब तक दोनों तरफ कोशिश नहीं करेंगे माहौल बनाने के लिए, शांति वार्ता कभी भी सफल नहीं होगी। तो यहाँ पर जेलेंस्की का बयान अब इतना कड़ा रुख कि सैंक्शन जो लगे हैं वो सफिशिएंट नहीं है,
वो ये साबित करते हैं कि ज़ेलेंस्की का फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि वो इस युद्ध को विराम की तरफ ले जाएं। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है और ज़ेलेंस्की पर जो भी प्रभाव देश डाल सकते हैं उनका ये फर्ज बनता है, क्योंकि महाशक्तियों के पास महाजिम्मेदारियां भी होती हैं कि ज़ेलेंस्की को टेबल पर ऐसा मुद्दा लेके जाने की बात करें। अगर वो लड़ाई की बात करते हैं तो लड़ाई बढ़ती रहेगी। ये जरूरी है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर अब प्रभाव डाला जाए। नहीं तो विशंबर दयाल सर, क्या ये जो अड़ियल रवैया है ये दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत समझाने की कोशिश कर रहा है। इमैनुअल मैक्रो को बयान सामने मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की चीज बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉसेस को बढ़ाएगी। अभी तक आपके जितने भी चित्र आए हैं आपने देखा, उसमें खंडहर इमारतें दिखाई, आपने खंडहर हुए, आपने तोप, गोले, बारूद, टैंक दिखाए, जहाज दिखाए, लेकिन आपने कोई लाशें बिछी हुई नहीं दिखाई। जिसका मतलब कि ह्यूमन लॉस, आप वर्ल्ड वॉर 2 की पिक्चर्स देखिए, उसमें अगर आपको खंडहर इमारत दिखाई देगी तो साथ में बहुत सारे ह्यूमन लॉसेस भी दिखाई देंगे। कम से कम यहाँ पर यह सावधानी बरती गई है कि ह्यूमन लॉसेस कम हुए हैं। ज़ेलेंस्की को सोचना चाहिए। ये सर आपका एक वैलिड पॉइंट है, उसको मैं विशंबर सर के पास ले जाऊंगा। सर यहाँ पर युद्ध है लेकिन संयम भी दिखाई पड़ रहा है, संयम इंसानों को लेकर, मानवीय सहायता को लेकर, मानवीय कॉरिडोर को लेकर। क्या वो ज़ेलेंस्की में आपको नजर नहीं आ रहा? कम से कम ये बयान आज के दिन नहीं देने चाहिए थे। देखिए, ज़ेलेंस्की को ये बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे। ये एक चीज दर्शाता है कि ज़ेलेंस्की अभी भी नाटो और वेस्ट के इशारों पर या उनसे मदद की जो गुहार कर रहे हैं उनकी मदद पर अपने पूरी की पूरी प्लानिंग आधारित कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो ह्यूमन लॉसेज हैं इसको रशियन फोर्सेस बिल्कुल संयम दिखा रही है। अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती जा रही है जब थोड़ी थोड़ी समाचार आ रहे हैं। अब तक कहीं से भी दुनिया में इतने 12 दिन के युद्ध, कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें दुनिया ये ना बता पाए कि रशियन फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, कौन से डिविजन्स हैं, कौन सी कोर है, कौन सी ब्रिगेड है, कहां से जा रही है, क्या इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दुनिया में, लेकिन किसी को नहीं। कौन सी यूक्रेनियन फोर्सेस कहां मुकाबला हो रहा है, कहीं दोनों फोर्सेस की बहुत बड़ी टकराव जिसमें ह्यूमन लॉसेज हो वो नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं एक बहुत समझदारी से रशिया आगे भी बढ़ रहा है, शहरों को घेर भी रहा है और ह्यूमन लॉसेज निकल। और सर आपकी बात को बगैर हमारी संवाददाता गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही कीव से। गीता, आज युद्ध का 12वां दिन है। खबर यह भी आई कि कीव में सीजफायर का ऐलान किया गया है। 3 और शहर ऐसे जहां सीजफायर का ऐलान किया गया है। तीसरे दौर की बातचीत से पहले ग्राउंड जीरो पर आपको क्या नजर आ रहा है और किस ओर इस युद्ध को जाते हुए देख रही हैं आप? कल जो अटैक्स हुए इरपिन में, उसको देखकर सईद अभी रुकना होगा। जब सीज फायर शुरू होगा तब देखेंगे ऑन द ग्राउंड सीज फायर होता है या नहीं, क्योंकि बस बमबारी का सीज फायर होना सीज फायर नहीं कहलाता। क्या ग्राउंड फोर्सेस भी रुकेंगे? क्या ह्यूमन कॉरिडोर्स बनने देंगे? क्या सुमी से भारतीय छात्र निकल पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रूस और यूक्रेनियन राष्ट्रपति दोनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि जो फोकस है वो सुमी और भारतीय छात्रों को कैसे निकाला वो ही रहेगा भारत का। मीनवाइल हमने देखा है कि न्यू दिल्ली और मॉस्को के बीच काफी बातचीत हो रही थी कि किसी तरीके से इन बच्चों को निकाला जाए। वहीं कीव और न्यू दिल्ली के साथ भी बहुत बातचीत हुई कि सेफ्टी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लार्जर पिक्चर बस भारतीय स्टूडेंट्स नहीं है। यहाँ जब आप खड़े होते हैं और आप देखते हैं जिस तरीके से कल जाने गई, ये पुतिन के हाथ में है। अब दिस इज ऑन पुतिन। अगर पुतिन कंटिन्यू करना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेनियंस भी उनके अपने लोग हैं, तो उनको सोचकर चलना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि पुतिन को अपने इमेज की परवाह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक लीडर को थोड़ी परवाह होती है। और रूस के भीतर ही देखें तो काफी टेंशन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, सामान नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हो रही हैं, एटीएम्स में लंबे लंबे लाइन लगे हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी देखें दोनों देशों का बदलने वाला है बहुत जल्द। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई आउस्टेड कर देगा पुतिन को, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स बदल रहा है, तो प्रेशर बहुत है। सीज फायर अनाउंस किया है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हम आपको ये खबर लाते रहेंगे कि क्या सीज फायर होल्ड हो रहा है या नहीं। जी, और आप जैसे और आज तक के तमाम संवाददाता लगातार सबसे पहले खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक अहम खबर आपको बता दें कि खार्किव में सीज फायर से पहले गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी को लेकर अपडेट ये आई है कि वहां पर 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसको लेकर हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो गोलीबारी खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां पर सीज फायर के ऐलान से पहले हुई है।
ये सीजफायर के ऐलान के बाद की गोलीबारी नहीं है, ये पहले हुई है। दोपहर 12:30 बजे से खार्किव में सीजफायर का ऐलान किया गया है, यानी युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये कि जो लोग फंसे हैं, चाहे वो भारत के छात्र हों या दुनिया के बाकी मुल्कों के छात्र या लोग हों, उन्हें मानवीय कॉरिडोर के जरिए बाहर एक सुरक्षित रास्ता दिया जाए जिससे वहां से वो बाहर निकल सकें। अब इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीवास्तव सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो बात गीता भी कह रही थी कि जैसे जैसे युद्ध का समय बढ़ रहा है, दबाव रूस पर भी बन रहा है। अगर रूस के रवैये में एक लचीलापन देखने को मिल रहा है, तो क्या वो ये भी समझ रहा है कि उसकी आवाम भी उसकी मुखालफत कर सकती है? गीता के पास चलता हूं। गीता, ये रूस का रवैये में जो बदलाव देखने को मिला है, क्या इसकी एक बड़ी वजह है कि वो भी समझ रहा है कि बढ़ते दिन के साथ उसको भी परेशानियां हो सकती हैं, चाहे वो रूसी आवाम हो, यूक्रेन की आवाम का विरोध हो या बाकी इंटरनेशनल सैंक्शंस? इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं एक बड़ी बड़ी चिंता की बात, लेकिन देखिए जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे जो प्रेशर पड़ रहा है मॉस्को पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा नफ्ताली बेनेट गए हुए थे पुतिन से मिलने, इजराइल के प्रधानमंत्री, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये देखना कि नई दिल्ली और बीजिंग क्या कर रहा है। चाइनीज छात्र भी काफी है जो फंसे हुए हैं और उनको भी बाहर निकालने की जरूरत है। तो जितना प्रेशर भारत से बन रहा है उतना ही चीन से भी बन रहा होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं सीज फायर, देखिए ये युद्ध का कंप्लीट एंड नहीं है, ये पीस के और बढ़ता हुआ कदम नहीं है, ये बस एक सीज फायर है कि जितने लोग निकल सकते हैं निकल ले। यानी कि इसके बाद शायद मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जब तक आपके पास सिविलियंस हो किसी भी स्थिति में, तो उनके जान माल की जिम्मेदारी, अगर कुछ भी हुआ उनको, उसके जिम्मेदार बस पुतिन कहलाएंगे क्योंकि उनके फोर्सेस अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां से खाली हो गए और बस मिलिट्री फोर्सेस रह गए, तो आप समझ रहे हैं कि रूस क्या कर सकता है उस जगह को, उस एरिया में। अगर उनको यूक्रेन को सबक सिखाना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल या मैसेज भेजना है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन और स्ट्रेटेजिक मूव भी है, बस एक प्रेशर्ड मूव नहीं है कि आपने कह दिया। एक छोटा सवाल गीता, मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक और है एक सवाल, वो ये है कि आज भारत की बातचीत होने वाली है जेलेंस्की से भी, पुतिन से भी। पहले जेलेंस्की से बातचीत है, फिर पुतिन से है। इसमें क्या केवल भारतीय बच्चों को निकालने की बात है या उससे कहीं आगे मध्यस्थता का, जिसका जिक्र यूक्रेन ने शुरुआती दौर में किया था, भारत को इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की, चाहे वो जेलेंस्की से हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस के, दोनों से उन्होंने दो चीजें हमेशा साफ साफ आगे रखी। पहली बात, टॉप प्रायोरिटी कि भारतीय छात्रों को निकालना है। दूसरा टॉप प्रायोरिटी है कि आप निगोशिएशन करें, निगोशिएटेड पीस लाए, एक सेटलमेंट लाए दोनों देशों के बीच। ऐसे लड़ाई कर झगड़ा कर या फिर लोगों को मार कर या किसी देश के सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर कोई फायदा नहीं है, उससे दोनों देशों का नुकसान ही है। तो ये दो चीजें हैं जिस पर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्फसाइज करेंगे। जी, हमारे साथ क्योंकि विशंबर दयाल सर भी हैं। विशंबर सर, गीता ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो मित्र देशों का दबाव है रशिया पर, मॉस्को पर, उसका भी एक बड़ा असर है कि ये जो ह्यूमन कॉरिडोर की बात की जा रही है, लेकिन ये शांति की तरफ कदम नहीं है, ये निकलने के लिए कि आप निकल जाइए क्योंकि स्थिति भयानक हो रही है। इस पर आपका क्या थॉट है? देखिए, जो रशिया की इंटरनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, उसमें मैं नहीं समझता कोई किसी किस्म का ज्यादा रशियन जो राष्ट्रपति है उन पर प्रभाव पड़ा होगा। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो इंटरनेशनल पुतिन एक्सपेक्टेड था, वो उनसे बात करेंगे। लेकिन ये जो भी सीज फायर है, ये पूरा माइंड गेम है, ये पूरा माइंड गेम है। बहाना कोई हो, इसको ऑर्केस्ट्रेट कोई कर रहा हो, लेकिन रशिया का माइंड गेम है रूस की पीपल के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं रशियन आर्म फोर्सेस में सीनियर लीडरशिप में और यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस सीनियर लीडरशिप में, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपके टेलीविजन पर, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे का विनाश नहीं कर सकते, हम यूक्रेन का विनाश नहीं कर सकते। तभी सेनाएं इस तरह से लड़ाई कर रही हैं। सेनाएं ऐसे लड़ाई नहीं करती है। न्यू जो हम नई लड़ाई देख रहे हैं, मिसाइल फायर होता है, स्ट्रेटेजिक टारगेट पे फायर होता है। अगर आप पॉपुलेशन में हाहाकार मचाते हैं तो कहीं फायर करेंगे ना, आप शहरों को बर्बाद करेंगे ना। जो शहरों की बर्बादी देख रहे हो वो लिमिटेड बर्बादी देख रहे हो। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका है दोनों देशों में जो शांति चाहता है, जो इस पीस का मौका देता है। लेकिन मैं समझता हूं प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहीं ना कहीं वेस्ट के, नाटो के इशारे पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये युद्ध खिंचता चला जा रहा है। यही एक लड़ाई थी। लड़ाई में क्या था? बदलाव।
सरकार का बदलाव, तख्त बदलाव, जेलेंस्की का बदलाव। ठीक है दूसरा क्या था, नाटो में न जाए, अगर जेलेंस्की बदल गए तो नाटो में वैसे ही नहीं जाएंगे। तीसरा क्या था, डीमिलिटराइजेशन, पूरी यूक्रेनियन फोर्सेस का नहीं, जो एलिमेंट, और वही एलिमेंट्स लड़ रहे हैं। देखो तो ज्यादातर लड़ाई डोनेट्स्क और लुहांस्क में ही आ रही है। मेरे पास अब नहीं है, इसलिए माफ करके आपको रोकना पड़ेगा।